दोस्तों नमस्कार। लेखपाल भर्ती परीक्षा के अगली श्रृंखला में आज हम राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 के मॉर्निंग शिफ्ट पे चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके प्रश्नों को देखा जाएगा, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और उनके प्रामाणिक उत्तर की जानकारी दी जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न जो पूछा गया है इसमें बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न अर्थव्यवस्था से पूछा गया है। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा गया दोस्तों। विकास व्यय में शामिल नहीं है, इसका क्या मतलब है कि सरकार द्वारा जो बजट निर्धारित किया था उसमें विकास कार्यों पे जो बजट आवंटन होता है उनमें कौन कौन शामिल होता है। तो आप जानते हैं कि सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पे व्यय ये तो होता ही है विकास व्यय। राज्यों को जो अनुदान दिए जाते हैं वो भी विकास कार्यों में खर्च करने के लिए दिए जाते हैं, तो ये भी उसमें शामिल होगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है रक्षा व्यय है और आर्थिक सेवाओं पे व्यय। तो आर्थिक सेवाओं पे जो व्यय किया जाता है ये भी विकास व्यय में ही शामिल होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो रक्षा व्यय। रक्षा व्यय अलग से निर्धारित किया जाता है, ये विकास व्यय में शामिल होता है। ये जो है सेनाओं पे खर्च होगा, साजो सामान जो खरीदे जाता है युद्ध के वो सब खरीदे जाते हैं, तो ये रक्षा व्यय अलग से ही निर्धारित किया जाता है, इसलिए इसको विकास व्यय में हम शामिल नहीं करते। तो सही उत्तर क्या होगा आपका इस प्रश्न का, रक्षा व्यय। रक्षा व्यय को विकास व्यय में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न को हम देखें। अगला प्रश्न है, हमारे रुधिर में अर्थात हमारे रक्त में ऑक्सीजन परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है, उस प्रोटीन का क्या नाम है। तो ये तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है। ठीक है, आयरन होता है, आयरन के कारण ही इसका जो है रंग क्या होता है, लाल होता है। और हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो इसका कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन ही पूरे शरीर में रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है, तो ये प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, यही रक्त के परिवहन का कार्य करता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, यह भी अर्थव्यवस्था संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय गमन अर्थात माइग्रेशन क्या होता है। दोस्तों, जब देश में जब लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तब उसको हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, माइग्रेट जो होता है, माइग्रेशन हमेशा दो देशों के बीच में होता है। जब भारत के लोग दूसरे देशों में जाते हैं, अमेरिका में, तो उन्हें हम माइग्रेट कहते हैं, प्रवासी कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, दो देशों के बीच में जो संचलन होता है उसको क्या बोलते हैं, हम माइग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, और जो देश में लोगों का जो संचलन होता है अर्थात देश के अंदर का जो संचलन, उसको हम क्या बोलते हैं, अंतर राज्यीय बोलते हैं। यानी एक राज्य से दूसरे राज्य जाने को अंतर्राज्यीय गमन बोलेंगे, और जब एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में लोग जाएंगे अर्थात एक देश से दूसरे देश में जब जाते हैं तो उसको अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, दोनों क्लियर हो गया आपको। तो उत्तर क्या होगा इसका, ए। दो देशों के बीच का संचलन जो है अंतर्राष्ट्रीय गमन कहलाता है। दो राज्यों के बीच का जो है अंतर्राज्यीय गमन कहलाता है। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न पूछा गया है, करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ प्रश्न है। सॉफ्टबैंक और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम SBG क्लीन टेक बनाया जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टों में लगभग 10 वर्षों में $20 बिलियन का निवेश करेगा। ठीक है, तो ये उस समय के करंट में चर्चित प्रश्न था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा आपका भारती इंटरप्राइजेज। दरअसल ये सॉफ्टबैंक जो है, सॉफ्टबैंक, भारती इंटरप्राइजेज और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी, ये तीनों बैंकों ने मिल करके, तीनों संस्थाओं ने मिल करके SBG क्लीन टेक नामक एक संस्था बनाई थी जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में 10 वर्षों में $20 बिलियन निवेश करने के लिए हस्ताक्षर समझौते किए गए हैं। ठीक है, तो क्या उत्तर होगा इसका, भारती इंटरप्राइजेज। कौन कौन शामिल है इसमें, सॉफ्टबैंक है, भारती इंटरप्राइजेज है और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप है। इन्हीं तीनों ने मिल करके
ये संस्था बनाई है SBG क्लीन टेक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। ये भी करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्यों को कौन सा नाम दिया गया है। तो आप जानते हैं कि 2015 में नेपाल में क्या आया था, भूकंप आया था, बहुत विनाशकारी भूकंप था, जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ था। तो उस समय भारत सरकार ने अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जो भावना है उसके तहत भारत सरकार ने ऑपरेशन मैत्री का संचालन किया था। ऑपरेशन मैत्री के द्वारा वहाँ पे बचाव कार्य किए गए थे और काफ़ी सहायता दी गई थी नेपाल को। ठीक है, तो क्या सही उत्तर होगा आपका ऑपरेशन मैत्री। अगला प्रश्न देखा जाए, पूछा गया है लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। ठीक है, ये आप जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में जो सांसद चुने जाते हैं उनकी आयु कितनी होती है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो लोकसभा के लिए जो क्या होता है न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होती है। ये कहाँ इसका उल्लेख कहाँ पे किया गया, तो संविधान के अनुच्छेद 84 ख में इसका उल्लेख है। उसमें कहा गया है कि लोकसभा चुनाव में न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष, और राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। ठीक है, ये हम देखें अगर तो अनुच्छेद 84 ख में इसका पूर्ण रूप से उल्लेख है। उसमें क्या कहा गया है, राज्यसभा के लिए 25 वर्ष, लोकसभा के लिए 30 वर्ष। और इसके साथ अगर हम ये जानना चाहें कि विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें कितना न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो वहाँ भी जो है न्यूनतम आयु कितनी होती है, 25 वर्ष है। क्लियर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखें हम। ये इतिहास से जुड़ा प्रश्न है। कहा गया है कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। ध्यान देने वाली बात है, इसका जो डेट तो दे दिया, लेकिन कभी कभी डेट भी पूछ लिया जाता है आपसे ऑप्शन में। 16 अगस्त, 17 अगस्त, 18 अगस्त, इस तरह करके दे दिया जाएगा। तो डेट याद रखेंगे आप। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। किसके द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा। ये क्यों किया गया था, कैबिनेट मिशन के तहत, कैबिनेट मिशन का आगमन जब हुआ तो कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो मुस्लिम लीग द्वारा काफ़ी क्रोध जताया गया और अंतरिम सरकार में, जो अंतरिम सरकार के गठन होना था, उसमें मुस्लिम लीग ने शामिल होने से मना कर दिया। ठीक है, और 14 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा की। और इसमें काफ़ी सांप्रदायिक दंगा विशाल रूप में हुआ, जिसमें कोलकाता, नोआखली, असम, इन क्षेत्रों में काफ़ी दंगे फैले। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न भी इतिहास से जुड़ा हुआ है। चौरी चौरा घटना कब हुई थी, तो इसका आप जानते हैं उत्तर क्या होगा, 5 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा घटना का क्या, इसमें घटना में क्या घटित हुआ था, तो असहयोग आंदोलन के समय आप जानते हैं असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में कब शुरू किया गया था, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, तो काफ़ी लंबा चला। तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में एक पुलिस थाना जला दिया गया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो है जलकर मर गए। इस घटना से आहत होकर के गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और उसको रद्द कर दिया। तो ये आप याद रखिएगा, डेट क्या है इसका, 5 फरवरी 1922। अगला प्रश्न हम देखें। अगला प्रश्न है विज्ञान से जुड़ा प्रश्न है, सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है। ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है। तो आप जानते हैं कि सबसे ऋण विद्युतीय तत्व इसमें कौन सा है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है सबसे ऋण विद्युतीय तत्व है, सर्वाधिक क्रियाशील तत्व है ये। ठीक है, सर्वाधिक क्रियाशील तत्व है और
फ्लोरीन का सूत्र क्या होता है ये भी हम जान लें। तो इसको फ्लोरीन का जो सूत्र होता है F2 होता है। और फ्लोरीन जो है क्या है, फ्लोरीन क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तत्व है ये। और हाइड्रोजन तत्वों में, हाइड्रोजन तत्वों में सबसे, हाइड्रोजन तत्वों में सबसे जो है हल्का तत्व कौन सा है, ये फ्लोरीन है। हाइड्रोजन तत्व किस ग्रुप में शामिल है इसको भी आप जान लें। तो हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन तत्व होते हैं, हाइड्रोजन तत्व जो है ये ग्रुप 17 में शामिल हैं, ग्रुप 17 में शामिल हैं। और इनका सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है, फ्लोरीन होता है, और सबसे क्रियाशील तत्व भी है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता था। ये फुटबॉल की प्रतियोगिता है। तो कोपा अमेरिका 2015 में चिली ने अर्जेंटीना को हरा करके ये जो है प्रतियोगिता जीती थी। ठीक है। अब अगर इसके करंट की हम चर्चा कर लें वर्तमान में, तो कोपा अमेरिका 2021 किसने जीता है, ये करंट अफेयर आप जानेंगे, आगे पूछा जा सकता है आपसे। तो कोपा अमेरिका 2021 जो है, 2021 किसने जीता है, 2021 जो है अर्जेंटीना ने ब्राज़ील को हराकर जीता है। ठीक है, याद रखेंगे आप इसको। कोपा अमेरिका 2021 अर्जेंटीना ने ब्राज़ील को हरा करके जीता है। ठीक है, ये प्रश्न आप ध्यान रखिए, करंट अफेयर का है, खेल से पूछा जा रहा है। इसमें कहा गया है, ये संविधान से जुड़ा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है। ठीक है, कौन कैबिनेट स्तर का होता है, तो ये तो आप जानते हैं कि विपक्ष का नेता जो होता है इसे कैबिनेट स्तर का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा जो दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भूगोल से जुड़ा हुआ प्रश्न है। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कौन सा है, कन्याकुमारी, ये तो आप जानते हैं। अब कन्याकुमारी के बारे में पूछा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि दक्षिणी छोर पे स्थित कन्याकुमारी की स्थिति क्या है। ठीक है, तो अब इसको हम देखें, क्या कहा गया है, मकर रेखा के दक्षिण में स्थित है। अगला विकल्प, भूमध्य रेखा के उत्तर में है, कर्क रेखा के उत्तर में है, भूमध्य रेखा के दक्षिण में है। तो क्या इसका सही उत्तर होगा, कन्याकुमारी कहाँ स्थित है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में, ऑप्शन बी हमारा सही है। भूमध्य रेखा की आप अक्षांश क्या होता है जानते हैं आप, 0 अंश अक्षांश होता है। ठीक है, भूमध्य रेखा 0 अंश अक्षांश को कहा जाता है। ठीक है, और जो कन्याकुमारी की स्थिति क्या है, जो कन्याकुमारी है इसकी जो स्थिति हम देखें अगर अक्षांश में, तो इसको हम कह सकते हैं कन्याकुमारी जो है 8 अंश 3 मिनट से 8 अंश 35 मिनट अक्षांश जो है इसकी ये लोकेशन है कन्याकुमारी की। तो 8 अंश, इसका मतलब स्वाभाविक है कि 0 अंश भूमध्य रेखा है, तो ये 8 अंश है, तो इसका मतलब कि ये कहाँ स्थित है, भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, विकल्प बी सही होगा। ये अगला प्रश्न हम देखते हैं, इतिहास से जुड़ा प्रश्न है। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई। तो आप जानते हैं बहादुर शाह जफर ने 1857 का नेतृत्व किया था। ठीक है, 1857 का नेतृत्व इनके द्वारा ही किया गया था। और इनको जो है 1857 में जब ब्रिटिश कंपनी ने कब्जा कर लिया, तो फिर इनको जो है रंगून भेज दिया गया। रंगून जानते हैं बर्मा में स्थित है, जो रंगून भेज दिया गया। अब रंगून में ही इनकी मृत्यु हुई, वहीं पे इनको जो है मृत्यु इनकी हुई। और मृत्यु कब हुई थी ये भी हम याद रखें। तो इनकी मृत्यु जो हुई थी, मृत्यु का इनका समय अगर हम देखें तो इनकी मृत्यु हुई थी 1862 में। कब हुई थी, नवंबर 1862 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखें। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का कब शुरुआत की गई, तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को
दांडी मार्च की शुरुआत की। दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को। कब पूरा हुआ था ये? तो ये जो है आपका 6 अप्रैल को उनकी दांडी मार्च की यात्रा खत्म हुई थी, 6 अप्रैल 1930 को। उसी समय गांधी जी ने नमक आंदोलन जो है, नमक कर के विरुद्ध, नमक कर का उल्लंघन किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नमक कर के विरुद्ध। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखें। पूछा गया है भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? ये आप जानते हैं, उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम, मेघालय। पहले कहाँ होती थी? पहले जो है उच्चतम सर्वाधिक वर्षा विश्व की कहाँ होती थी? चेरापूंजी में। चेरापूंजी भी कहाँ स्थित है? ये भी मेघालय में ही स्थित है। लेकिन वर्तमान में चेरापूंजी से भी ज़्यादा वर्षा कहाँ हो रही है? मासिनराम में। ये विश्व में सर्वाधिक वर्षा यहाँ रिकॉर्ड की गई है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, मासिनराम, मेघालय। अगला प्रश्न देखें हम। अगला प्रश्न है एनपीपी से क्या मतलब है? एनपीपी का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे दिया गया है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। अगला विकल्प क्या है? नेशनल पॉपुलेशन प्रोडक्शन, नेशनल पॉपुलेशन प्रोग्राम, नेशनल पॉपुलेशन प्रोजेक्ट। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। ठीक है, नेशनल यानी कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब पारित की गई थी? ये आपको पता है कब पारित की गई थी? 2000 में। सन 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पारित की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसमें 2045 तक जनसंख्या के स्थिरीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ठीक है, कि 2045 तक भारत की जनसंख्या जो है स्थिर हो जाएगी। ये राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में ये ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया गया था। कहा गया है वर्तमान में जो है जनसंख्या नीति 2045 के अपेक्षा अब क्या लक्ष्य निर्धारित किया? 2070 कर दिया गया है कि 2070 तक जो है जो हमारी जनसंख्या स्थिरता है उसको प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, पहले क्या था? 2045 निर्धारित किया गया था, अब 2070 कर दिया गया। इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला है करंट अफेयर से जुड़ा प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो उस समय आईसीसी के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? जहीर अब्बास चुने गए थे। लेकिन वर्तमान में कौन है आईसीसी के अध्यक्ष? ये आपको जानना चाहिए। कौन है वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष? जो है ग्रेग बार्कले। इस समय ग्रेग बार्कले जो है आईसीसी के अध्यक्ष हैं। कौन है? ग्रेग बार्कले। ठीक है, ग्रेग बार्कले को जो है एनसीसी का आईसीसी का अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न हम देखें। जून 2015 के चौथे सप्ताह में 2 उद्यमियों और अनेक नागरिक निकायों के बीच अपशिष्ट प्रबंधन पर समझौता किया गया था। तो ये कहाँ किया गया था? तो ये असम में किया गया था। ये करंट अफेयर क्वेश्चन है। असम में 2 उद्यमियों ने वहाँ के नगरीय निकायों से मिल करके अपशिष्ट प्रबंधन पर समझौता किया था। सही उत्तर क्या होगा इसका? असम। अगला प्रश्न हम देखें। कहा गया है उच्छादन अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को क्या कहा जाता है? तो ये जानते हैं आप, इसको कहा जाता है प्रस्वेदन। जो पसीना जो हमारा सूखता है, पसीना किस विधि से सूखता है? तो उसको भी हम क्या कहते हैं? प्रस्वेदन कहते हैं। तो ये नमी सूखने के बाद आपको थोड़ी सी राहत महसूस होती है, गर्मी से ठंडा लगता है हवा बहने पे, तो वो वायु से नमी की मात्रा जब अवशोषण की जाती है वायु से, तो उसको प्रस्वेदन कहा जाता है। ठीक है, बढ़िया प्रश्न रहा ये साइंस का। अगला प्रश्न देखें। दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? तो आप जानते हैं कि दालें किसका, सब इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रोटीन का। हमारे जो शाकाहारी लोग हैं उनके लिए जो दाल है वो एक प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, और प्रोटीन दालों में सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है। तो आप जानते हैं इससे थोड़ा संबंधित और हम प्रश्नों पर चर्चा कर लें अगर तथ्यों पे, तो
दाल का सर्वाधिक उत्पादक और उपभोक्ता कौन है, जानते हैं आप? सर्वाधिक उत्पादक, ये भी आपसे पूछा जाएगा। उत्पादक एवं उपभोक्ता ये दोनों ही कौन है, कौन सा देश है? उसमें से आप जानते हैं कि भारत जो है दालों का सर्वाधिक उत्पादक और उपभोक्ता देश है। ये आप याद रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा। ये ग्रामीण विकास में भी पूछा जा सकता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत। भारत दालों का सर्वाधिक उपभोक्ता उत्पादक दोनों है। और राज्यों की अगर बात कर लें तो सर्वाधिक दाल कहाँ उत्पादन होता है, तो ये है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दाल उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखें। अगला प्रश्न है मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करणशालाएँ किसके द्वारा स्थापित की? यानी कि जो ऑयल रिफाइनरी होती हैं, ऑयल रिफाइनरी जो होती हैं, वो पूछ रहा है कि ये किसके रिफाइनरी से आए। इनमें कई संस्थाएं होती हैं, जैसे कि भारत पेट्रोलियम हो गया, मद्रास रिफाइनरी हो गई, फिर उसके बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL। ये तीनों रिफाइनरी किसकी हैं? IOCL की हैं। ठीक है, और अगर आपसे संख्या पूछ ली जाए कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की कुल कितनी रिफाइनरीज वर्तमान में है, तो क्या आप बताएंगे? 13 जो है रिफाइनरीज वर्तमान में ऑयल इंडिया के कार्यरत हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम। कहा गया है निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा कहा गया है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और ये कई बार पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। प्रस्तावना को कहा गया, और ये किसने कहा था? तो एक संविधान सभा के सदस्य थे ठाकुर दास भार्गव। इन्होंने ही जो है संविधान सभा को प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, क्या नाम था इनका? ठाकुर दास भार्गव। इन्होंने संविधान की आत्मा किससे कहा था? प्रस्तावना को। ठीक है, लेकिन अगर आपसे इसी पे एक जुड़ा एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 32 को अर्थात इसमें क्या दिया गया है? संवैधानिक उपचार, इसको किसने संविधान की आत्मा माना था? ये भी प्रश्न बहुत बढ़िया है और कई बार पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? डॉक्टर अंबेडकर ने। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि अगर हमसे पूछा जाए कि कौन सा अनुच्छेद संविधान की आत्मा होगा, तो उन्होंने अनुच्छेद 32 की बात कही थी। और ये क्यों कही थी? जैसा कि आप जानते हैं अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत दिया है, जो एक मूल अधिकार है। इसकी उपयोगिता को देखते हुए अगर आपके मूल अधिकारों के हितों का उल्लंघन होता है, तो आप किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएंगे? अनुच्छेद 32 के तहत। इसलिए उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 32 जो है संविधान की आत्मा है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपसे पूछा जाए कि अंबेडकर ने किसको माना है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 32 को। और ऐसे सिंपल में पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो अब आप प्रस्तावना निशान पे लगाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न हम देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल ग्रंथ जो है किसके मूल ग्रंथ है? तो शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण ये आपका इसका मूल ग्रंथ है यजुर्वेद का। यजुर्वेद का ब्राह्मण सभी आप जानते हैं, सभी वेदों के कुछ न कुछ ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो अन्य वेदों की भी अगर हम चर्चा कर ले आपसे यहीं पे, तो अगर हम बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तो इसका है ऐतरेय, ऐतरेय और कौशितकी। इसको भी आप याद रखिए, आगे ये पूछा जा सकता है आपसे कि ऐतरेय और कौशितकी ब्राह्मण किसके हैं? ऋग्वेद के। अथर्ववेद का अगर ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें हम, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो ये आप जानते हैं एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है कौन सा? गोपथ ब्राह्मण। ठीक है, अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण है। और सामवेद की अगर हम बात करें, तो सामवेद के ब्राह्मण कौन कौन से हैं? तांड्य है और सर्विस। ठीक है, तांड और सर्विस ब्राह्मण जो है सामवेद के ब्राह्मण हैं। तो चारों आपको पता चल गया कौन कौन। यजुर्वेद का कौन सा है? शतपथ और तैत्तिरीय।
अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण, ऋग्वेद का ऐतरेय और कसूतिकी, सामवेद का कौन है तांड्य और षड्विश। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। विज्ञान से जुड़ा प्रश्न है, ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है क्योंकि। ये कार्य और बल का प्रश्न है, आप जानते हैं। तो अब विकल्प क्या क्या दिया गया देखा जाए। पहला विकल्प है पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। विकल्प बी दिया गया दोनों में किया गया कार्य समान होता है किंतु लुढ़काने में कार्य करने की दर कम होती है। अगला विकल्प है पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा अधिक सरल होता है। ठीक है, और कहा गया है कि पत्थर को उठाने में किया गया कार्य इसे लुढ़काने के समान होता है। इसका सही विकल्प क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा, जानते हैं कि लुढ़काने में जो है कार्य, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा क्या है, कम कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए, क्योंकि लुढ़काने में उसको उठाने के अपेक्षा कम कार्य किया जाता है, इसलिए उसको लुढ़काना आसान माना जाता है। इसीलिए देखे होंगे आप गैस सिलेंडर पहुंचाने वाला या कुछ, उसको लुढ़का कर ले जाने में उसको ज़्यादा आसानी होती है क्योंकि उसको उठा कर ले जाने में ज़्यादा भार पड़ता है। तो एक कमज़ोर व्यक्ति भी लुढ़का करके ले जा सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है, यही सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न क्या है? लास्ट प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने का सुझाव दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब क्या है? स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर ही जो है मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था ये भी जान लिया जाए। तो मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। किस संशोधन द्वारा? तो आप ध्यान रखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। कुल मूल कर्तव्य कितने हैं ये भी जान लिया जाए। तो वर्तमान में कुल संविधान में 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे, लेकिन वर्तमान में कुल मूल कर्तव्य कितने हैं? तो 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां मूल कर्तव्य क्या है? तो 11वां मूल कर्तव्य जो है आपका वो है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता जो है प्राथमिक शिक्षा दिलाने का उनका एक कर्तव्य है। तो ये जो है 11वां मूल कर्तव्य में शामिल किया गया है कि माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। ये कब जोड़ा गया था? तो ये आप जानते हैं कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में ये 11वां मूल कर्तव्य शामिल किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको आप याद रखेंगे। तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो वर्तमान में मूल कर्तव्य संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है, और मूल कर्तव्य कब जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। सही उत्तर क्या होगा? विकल्प डी सही होगा आपका। इस तरह से हमने 25 क्वेश्चन देखा राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा की मॉर्निंग शिफ्ट की। अगली कड़ी में हम देखेंगे इसके इवनिंग शिफ्ट के प्रश्नों को। ठीक है, और इसकी विस्तृत व्याख्या आप पढ़ना चाहेंगे तो अथर्व सक्सेस पॉइंट के द्वारा प्रकाशित पुस्तकों को आप देख सकते हैं जो कि मार्केट में उपलब्ध है। आप उनको लेकर के विस्तृत अध्ययन करें। ग्रामीण विकास से संबंधित जो है पुस्तक भी उपलब्ध है, काफ़ी बेहतरीन प्रामाणिक उत्तर दी गई है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।